स्कूल एनजे वेल्थ की तरफ से सैटरडे स्कूल का इनिशिएशन पिछले कई सालों से ये कॉन्टिन्यूअस हर सैटरडे को होता है, और जहां पर हम इन्वेस्टर्स को डिफरेंट फाइनेंशियल टॉपिक्स के ऊपर उनको एडुकेट करते हैं। ये एजुकेशन सेमिनार है, और आज का हमारा जो सेशन है वो भी काफ़ी यूनिक है, डिकोडिंग द मिथ्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल जर्नी। सो वहाँ पर जाने के पहले मैं थोड़ा सा आपको एनजे के बारे में और स्पीकर के बारे में बताना चाहता हूँ। सो एनजे वेल्थ की जर्नी 1994 से शुरू हुई थी। आज 3 दशकों से ये सेम काम कर रहे हैं, और इंडिया भर में हमारे साथ लगभग 35 लाख के कस्टमर करीब में इन्वेस्टर हैं, जिस इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मोर देन 43,000 पीपल्स, वो ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और बाखूबी हम लोग सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी ज़रूरतों के बारे में आपको बताने का हमारा प्रयास लगातार जारी रहता है। और ये काम में आज का जो स्पेशल सेशन है, डिकोडिंग द मिथ्स अबाउट द इन्वेस्टमेंट जर्नी, उसको एड्रेस करने के लिए हमारे साथ हमारे ईस्ट के जोनल हेड मिस्टर कौशिक घोष जी जुड़ेंगे। और मैं उनके बारे में अगर इंट्रोडक्शन दूं, सो बाय एजुकेशन ही इज मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, बट बाय एक्सपर्टीज ही इज इन फाइनेंस सिंस 25 ईयर्स। सो पिछले 25 सालों से इस फील्ड में हैं, और 18 सालों से एनजे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। सो आज का जो जर्नी है, इसमें फाइनेंस का नॉलेज अलॉन्ग विथ 18-19 साल का एक्सपर्टीज आपको सुनने का मिलेगा। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपने जोनल हेड कौशिक सर को इनवाइट करता हूं टू एड्रेस आवर टुडे सैटरडे स्कूल। कौशिक सर, ओवर टू यू। थैंक यू कमलेश। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इतना काइंड इंट्रोडक्शन सुन के बहुत अच्छा लगा, राइट। एंड गुड इवनिंग टू ऑल द डिग्निटरीज प्रेजेंट इन दिस सेशन, राइट। मेरा नाम कौशिक घोष है, जैसे कमलेश बताया, और 18 ईयर से मैं एनजे में हूँ। और आज का जो सेशन है, मैं स्पेशली इसको इस तरीके से ओरिएंट करने का ट्राई किया हूँ जिससे ग्रेजुअली हम लोग ये 1 घंटे के सेशन पे एक्सपीरियंस को बढ़ाते जाएंगे इन इन्वेस्टमेंट एंड इन इक्विटी मार्केट, और अल्टीमेटली सेशन के एंड पे हम लोग जहां से चालू किए थे वहां से एटलीस्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा इक्विटी मार्केट के ऊपर नॉलेज लेके ये सेशन को ख़त्म करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं भी ये सेशन को स्टार्ट करता हूँ, एंड जस्ट गिव मी कपल ऑफ सेकेंड्स टाइम टू शेयर माय स्लाइड्स। यस, जैसे कमलेश बताया कि आज का जो सेशन है उसका नाम है डिकोडिंग द मीथ्स अबाउट इन्वेस्टमेंट जर्नी टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये सेशन मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एक स्टोरी से, राइट। और वो स्टोरी इंडिया का ही है। वो स्टोरी ऐसा है कि हम सब, अगर आप देखेंगे, बचपन से अपने फादर को, मदर को, अपने पेरेंट्स को ये हैबिट हम लोगों के भीतर इनकलकेट करते हुए देखे हैं कि हमेशा सेव करना चाहिए। तो एज अ नेशन हम लोग को बोला जाता है सेवर्स नेशन, कि हम लोग सेव बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन सेव इतना अच्छा करने के बाद भी हम लोग कभी भी एज अ नेशन वेल्दी नहीं बन पाए, क्योंकि उसमें एक जो प्रॉब्लम है कि हम लोग जितना मेहनत करते हैं उतना मेहनत हम लोग जो अर्न करके जो पैसा जमा करते हैं, वो पैसा हम लोगों के बिहाफ पे वो एग्जैक्टली हम लोग जितना खटते हैं उतना वो पैसा खटता नहीं है। उसका एक रिसेंटली मैंने वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि आपसे आपके साथ मैं वो शेयर कर सकता हूँ। कि एक सज्जन अपने घर पे बहुत सारा काम एक साथ कर रहे हैं, बहुत दौड़भागी कर रहे हैं, कभी ये घर में जा रहे हैं, कभी वो घर में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जब ये वो काम ये कर रहे हैं ना, कंटिन्यूअसली उनको एक स्नोरिंग का साउंड सुनाई दे रहा है, राइट। मतलब एक आवाज, सोने का एक आवाज आ रहा है, खराटे जिसको कहते हैं, खराटे का आवाज आ रहा है। तो वो काम तो करते जा रहा है, लेकिन उसको सीरियसली सरप्राइज हो रहा है कि ये खराटे का आवाज आ कहाँ से रहा है। तो वो काम करते करते कहीं पर उसको ये समझ में आया कि वो आ रहा है उसके अलमारी से। तो जब वो अलमारी के नजदीक गया तो वो आवाज और बढ़ गया, तो वो और सैंग्विन हो गया कि ये अलमारी से ही आ रहा है। तो वो अलमारी खोला
तो तिजोरी से एक्चुअली वो आवाज आ रहा था, तो वो तिजोरी भी खोला और तिजोरी में देखा गया कि बहुत सारा पैसा रखा हुआ है। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी कि हम लोग अपने पैसे को जितना सोने देंगे, तो पैसा अपने लिए खटेगा नहीं, वो सो जाएगा और हम लोग पूरी जिंदगी भर काम करते रहेंगे। तो हम लोगों के ये नजरिए को ही ये चेंज करना है, और ये मेरा सेशन भी एक्चुअली वो ओरिएंटेड ही है। अब वो अगर पैसे को आपके बिहाफ पे काम करवाना है, राइट, और वो काम करवाने का मतलब है कि वो मेरे तरह ही, जैसे ये मैं 8 घंटा 10 घंटा काम कर रहा हूं, वो भी मेरे लिए काम करे। और कभी ऐसा भी सिचुएशन आए कि मैं एक्टिव इनकम से जितना इनकम कर रहा हूं, मेरा इन्वेस्टमेंट इनकम उससे ज्यादा मुझको कमा के दे। वो कब पॉसिबल है? जब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इक्विटी मार्केट के ऊपर अट्रैक्ट होके, इक्विटी मार्केट के ऊपर इंक्लाइंड होके इक्विटी मार्केट को अपनाएंगे और इक्विटी मार्केट पे अपना वेल्थ क्रिएशन का जर्नी चालू करेंगे। तो उसी से मेरा ये सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो ये चीज है कि वो जो तिजोरी में पैसा है उसको उठा के आप तो बहुत जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, खाली इक्विटी मार्केट आपके पास नहीं है। लेकिन वाई इक्विटी ओनली? तो सबसे पहले अपने लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। क्योंकि अभी तक जो माइंडसेट है इंडियन इन्वेस्टर का कि ये ऑप्शनल है, मैं करूं या नहीं करूं वो मेरे ऊपर है, इट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग। और यही जगह पे आपको यह समझना है कि व्हाई इट इज मैंडेटरी एंड व्हाई इट इज नॉट ऑप्शनल। तो वो समझाने के लिए फिर से मैं आपको थोड़ा अपने बचपन पे लेके जाऊंगा, राइट। तो शायद ये देख के आप थोड़ा हंसेंगे और आपको अपना वो बचपन याद आ जाएगा कि हम में से सब शायद ये मैथ कभी ना कभी सॉल्व किए हैं कि एक बंदर था और उसको केले के पास जाना था। लेकिन वो जो खंबे से वो केले तक जाना चाहता था, वो खंबे पे ऑयल लगा हुआ था, तो वो जितना जा रहा था उससे और वो नीचे आ रहा था। तो अगर प्रॉपरली डिस्क्राइब करें विद दिस एग्जांपल कि उसको जाना तो 50 मीटर है और वो 3 मीटर ऊपर जाता है तो 2 मीटर फिर नीचे आ जाता है, फिर वो 3 मीटर जाता है, फिर वो 2 मीटर नीचे आ जाता है। तो इससे हो क्या रहा है कि वो जितना जल्दी 50 मीटर पे जा सकता था, उससे वो काफी लेट से वो वहां पर पहुंचेगा, बिकॉज वो उसको पीछे खींचने के लिए वहां पर ऑयल लगा हुआ है, राइट। सिमिलरली अगर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जर्नी पे हम लोग कहीं पर देखें, आपको शायद लगेगा कि कौशिक तुम ये एग्जांपल मुझे क्यों दिखा रहे हो और मेरे इन्वेस्टमेंट जर्नी के साथ इसका क्या लिंक है? तो लिंक बहुत बढ़िया है और बहुत बड़ा है। हम लोगों का इन्वेस्टमेंट का भी जर्नी ना कहीं पर ऐसा ही है कि हम लोग अपने गोल, मतलब वो केले तक जब पहुंचना चाहते हैं, तो हम लोग उठते तो है, रिटर्न तो अपने को मिलता है, लेकिन फिर कोई एक अदृश्य पावर है जो हम लोगों को फिर वो नीचे खींच देता है, फिर हम लोग ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो उससे होता क्या है कि इन दिस एग्जाम्पल अल्टीमेटली बंदर केले तक तो पहुंच जाएगा, क्योंकि 3 किलोमीटर 3 मीटर वो ऊपर जा रहा है और 2 मीटर वो नीचे आ रहा है, मतलब अल्टीमेटली 1 मीटर तो वो ऊपर जा रहा है। लेकिन रियल लाइफ में इन्वेस्टर के साथ क्या होता है कि हम लोग जितना ऊपर जाते हैं हम लोग उतना ही फिर नीचे आ जाते हैं। वो कैसे होता है वो समझने के लिए ये इक्वेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियल रिटर्न क्या है और रियल रिटर्न का मतलब क्या है। रियल रिटर्न का मतलब है कि रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन, दैट इज रियल रिटर्न। आपको जो रिटर्न मिल रहा है उससे अगर आप इन्फ्लेशन को निकाल देते हैं तो उसको कहते हैं रियल रिटर्न, राइट। और ये रियल रिटर्न ही हम लोगों को अल्टीमेटली वेल्दी बनाता है या एक जगह पे रख देता है। वो मैं क्या अल्टीमेटली वेल्थ बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा वो मेरे रिटर्न के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो रियल रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। टू मेक इट मोर सिंपलर मैंने एक एग्जांपल लिया है और वो एग्जांपल से ये चीज को समझते हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझते हैं कि मानिए, ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन मानिए कि कल से गवर्नमेंट ये नियम लागू कर दिया कि हम लोगों को जो भी एफडी का रिटर्न मिलेगा, मैं यहाँ पर एग्जांपल एफडी का दिया हूँ, ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। वो एफडी का रिटर्न जो मुझे मिलेगा मेरे हाथ पे मिलेगा, एफडी के इंटरेस्ट रेट के साथ मेरा जो इनकम टैक्स का स्लैब है और इन्फ्लेशन है, दोनों को माइनस करके। तो ये इक्वेशन कैसा आएगा कि 7% मेरा एफडी है, उससे 20% 1 रुपया 40 पैसा निकल जाएगा, मतलब मेरे हाथ पे बचेगा 6.40। फिर उससे इन्फ्लेशन निकल जाएगा 6, मतलब 40 पैसा मेरा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल वर्ल्ड पे अपने को ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि ऐसा कोई नियम एप्लीकेबल नहीं है कि मेरा ये दोनों एडजस्ट करके मेरे हाथ में पैसा आता है। अपने को तो पैसा बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो अपना हालत ना वो बंदर जैसा है।
लेकिन बंदर से भी बुरा है एक्चुअली, वो तो फिर भी उठ रहा है। अपना हालत ऐसा है कि आज हम लोग जहाँ पर है, देखने को लगेगा कि 20 साल बाद 7% के रिटर्न से मेरा इनकम बहुत बढ़ गया या मेरा वेल्थ बहुत बढ़ गया, लेकिन वो वेल्थ को जब आप फिर से कुछ परचेस करने जाएँगे, तो वो परचेस करके आप घर पे जो सामान लाएँगे, वो आज के दिन पे वही सामान आप खरीद सकते थे। इसका मतलब है कि आपका परचेजिंग पावर कभी बढ़ा ही नहीं। आप जहाँ पर थे 20 साल, 30 साल, 40 साल, ये इक्वेशन अगर है तो आप कंटीन्यूअसली वहीं पर रह जाएँगे, वेल्थ क्रिएशन कभी होगा ही नहीं। अब सिचुएशन से अगर अपने को निकलना है, तो अपने को करना क्या है? सबसे पहले अपने को इन्फ्लेशन समझना है। ये आपको पता है, इन्फ्लेशन हम सब मार्केट जाते हैं, बच्चे की फ़ी देते हैं, हम लोग खर्चा करते हैं, तो वी ऑल नो कि इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे इन्फ्लेशन अपने परचेजिंग पावर को घटा रहा है या पैसे का वैल्यू घट रहा है। दूसरे एंगल से अपने अगर ये समझना चाहें कि 2014 पे अगर हाउस होल्ड इनकम था 25,000, तो वही स्टेटस को अगर मेंटेन करना है और वही 25,000 को आज खर्चा करने जाना है, तो आज खर्चा होगा 50,000 2024 में। और 2034 पे अगर वही स्टेटस को मेंटेन करना है, स्टेटस 1% भी बढ़ नहीं रहा है, तो वो एग्जैक्टली वो खर्चा करने के लिए अपने पास पैसा होना चाहिए 1,00,000। सिमिलरली हायर एजुकेशन का अगर देखेंगे तो 2014 में 8 लाख, 2034 में 30 लाख। मैरिज अगर देखेंगे तो 15 लाख, 2034 में वो पहुंच जाएगा 58 लाख। तो व्हाट आई मीन टू से कि कंटिन्यूअसली इन्फ्लेशन खर्चे को तो बढ़ा रहा है, लेकिन अपना अगर वेल्थ ही नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं पर जाके कोई एक गोल या बहुत सारे गोल ऐसा हो सकता है हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, और वही हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप वो कॉम्प्रोमाइज करें। इसीलिए हम लोग ये सेशन ऑर्गेनाइज किए हैं, ताकि हम लोग आपको सॉल्यूशन भी दे पाए। सो सॉल्यूशन ऐसा है कि जब वो तिजोरी से पैसा निकाल के आप इन्वेस्ट करने जाएंगे, तो आपके पास गोल्ड का भी ऑप्शन है, सिल्वर का भी ऑप्शन है, बैंक एफडी का भी ऑप्शन है, कंपनी डिपॉजिट का भी ऑप्शन है, और सेंसेक्स या इक्विटी मार्केट का भी ऑप्शन है। तो जस्ट समझने के लिए कि जब 1,000 का आप एक इन्वेस्टमेंट 40 साल पहले इन द ईयर 1979 करते, राइट, तो 1,000 का आज के दिन पे गोल्ड में हो गया है 76,000, सिल्वर में हो गया है 48,000, बैंक डिपॉजिट में हो गया है 35,000, और सेंसेक्स में हो गया है 7,36,000। अब इसको समझने के लिए कि आज के दिन में जो 20,000 है, तब आज से 40 साल पहले वही था 1,000 रुपया। मतलब 1,000 रुपये से 40 साल पहले आप जो सामान खरीद सकते थे, आज वही सामान खरीदने के लिए, ये इन्फ्लेशन वाला कॉलम है, आपको 20,000 खर्चा करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर जितने भी रिटर्न मिले, वहां से 20,000 माइनस करने के बाद जो बचेगा, दैट इज एक्चुअली इंक्रीमेंट फॉर यू, अदरवाइज वो इंक्रीमेंट नहीं है। तो यहाँ पर अदर जो भी इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, वहां पर इंक्रीमेंट कुछ है ही नहीं, या है भी तो बहुत ही कम है, जिससे वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता है, परचेजिंग पावर बढ़ नहीं सकते हैं। एकमात्र एक ही ऑप्शन है, दैट इज इक्विटी मार्केट, जहां पर आप 20,000 माइनस करने के बाद भी 7,16,000 है। मतलब यू हैव अचीव्ड योर गोल, और आप अपने परचेजिंग पावर को मल्टीपल बढ़ा चुके हैं, राइट। अब ये तो अपने को पता है, राइट, इन्फ्लेशन अपने को पता नहीं है ऐसा भी नहीं है, हम लोग इक्विटी मार्केट के बारे में जानते नहीं है ऐसा भी नहीं है, पार्शियली हम लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, समझते हैं। लेकिन क्या ऐसा पावर है जो हम लोगों को कभी भी फुल फ्लेजेड इक्विटी मार्केट में आने पे रोकता है? वो मीथ को जब तक हम लोग ब्रेक नहीं कर पाएंगे, वो मीथ के ऊपर जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कभी भी खुद को एक प्रॉपर वेल्थ क्रिएशन के रास्ते पे नहीं ले जा पाएंगे। तो वो मीथ को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ माय एंटायर सेशन विल बी डेडिकेटेड टू ब्रेक दैट मीथ ओनली। चलिए एक साथ मिलके ये मीथ को ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहला जो मीथ है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स इज जस्ट लाइक गैम्बलिंग। और ये मीथ एक दिन में तैयार नहीं हुआ है, बचपन से ये हम लोगों के दिमाग में घुसाया गया है। स्कूल में, घर में, फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में, हर जगह पे। शायद ये कल्चर अभी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन पेरिनियली ये कल्चर चलते आया है इंडिया में, कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने को या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने को गैम्बलिंग की तरह देखा जाता है, राइट। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप देखें, तो कोई भी नेशन के बारे में अगर जानना है, तो ऐसा कहावत है कि उसके मूवी देखना चाहिए। उसके मूवी को अगर आप देखेंगे, सिनेमा,
को अगर देखेंगे तो वो नेशन के कल्चर के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिलता है। जैसे मानिए अगर आप हॉलीवुड का मूवी देखते हैं तो ये ऑब्वियसली नो कि हॉलीवुड का मूवी सबसे अच्छा क्या है कि उसका टेक्नोलॉजी इतना एडवांस होता है जिसके कंपैरिजन पे कोई भी नेशन नहीं आता है। तो अगर आपको कंक्लूड करना पड़े तो यू कैन कंक्लूड कि यूएस इज वेरी एडवांस इन टेक्नोलॉजी बिकॉज उसके मूवी पे वो टेक्नोलॉजी इफेक्ट बहुत साल से वो बहुत एडवांस लेवल पे देते आ रहा है। सिमिलरली अगर इंडियन मार्केट पे आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं जितने भी नहीं बोलूंगा, बहुत सारे हिट मूवी अगर आप देखे हैं और जो आप देखे हैं मैं उसी का एग्जांपल आपको बोल रहा हूँ। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस, राइट? मुझे कोई फिल्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं समझाना जो चाहता हूँ कि क्या कल्चर इंडिया में डेवलप हुआ है इक्विटी मार्केट के बारे में। वहां पर अगर आपको याद है, राइट, तो वहां पर एक टैक्सी ड्राइवर वहां पर अपना पूरा पैसा गवा के, राइट, रेडियो पे फोन करता है कि मैं अपना पूरा पैसा गवा दिया हूं और अपने फादर को फोन करके बोलता है कि आई हैव लॉस्ट एंटायर योर पेंशन फंड इन इक्विटी मार्केट। तो क्या नेशन के पास मैसेज पहुंचता है, मेरा वो क्वेश्चन है कि इक्विटी मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे अपने पापा का पैसा तो वो डूब जाएगा, राइट? रिसेंटली एक मूवी आया था हिचकी बोल के, वहां पर ऐसा बोला जाता है, राइट, कि अगर जुआ ही खेलना है, अगर गैम्बलिंग ही करना है तो इंडिया में सबसे बड़ा जो जुआ का जगह है दैट इज इक्विटी मार्केट। अगेन, इंडिया में अगर सबसे बड़ा जुआ का मार्केट है दैट इज नॉट इक्विटी मार्केट, दैट इज नॉट सेंसेक्स, दैट इज नॉट स्टॉक मार्केट, लेकिन ऐसा दिखाया जाता है। और ऐसे जब हिट मूवी के थ्रू हम लोग ये मैसेज पहुंचाते हैं तो वो पहुंचता है बहुत सारे लोगों के ऊपर। तो मैं समझाना जो चाहता हूँ ना, हम लोगों का अपब्रिंगिंग ही ये तरीके से हुआ है कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब गैम्बलिंग, राइट? तो इज इट राइट और रॉन्ग, राइट? तो इट इज पार्शियली राइट, पार्शियली रॉन्ग। उसको समझाने के लिए मैं एक स्टोरी आपको बता रहा हूँ। एक आश्रम था, वहां पर एक गुरुजी थे और उनके 5 डिसाइपल्स थे। तो वो आश्रम के बाहर एक हाथी आया एक दिन, और वो डिसाइपल सब अंधे थे, ब्लाइंड। तो वो गुरुजी उनको बोले कि बाहर एक हाथी आया है, आप जाओ और जाके हाथी को देख के आओ। तो एक डिसाइपल गया और वो हाथी का जो सुर है उसको पकड़ा। एक गया तो वो हाथी का पैर पकड़ा, एक जाके कान पकड़ा, एक स्किन को टच किया, एक टेल को टच किया। अब जब हाथी चला गया वो लोग वापस आ गए। अब गुरुजी उनको पूछ रहे हैं कि हाथी कैसा देखा, राइट, हाथी कैसा होता है? तो जो सुर पकड़ा वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि हाथी मतलब पाई। जो कान पकड़ा वो बोलेगा क्या, हाथी मतलब क्या, हाथी मतलब एक बहुत बड़ा पंखा। जो पैर पकड़ा वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा हाथी मतलब एक बहुत बड़ा खंबा। जो उसके स्किन को टच किया वो बोलेगा हाथी मतलब एक बहुत ही रफ टेक्सचर। जो टेल को टच किया वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि हाथी मतलब एक रस्सी। अब आपसे मेरा सवाल है कि इसमें से कौन सही है या कौन गलत है? तो आप बोलेंगे कि यार सब सही है, लेकिन सही है जहां तक उसने देखा। उसने टोटल नहीं देख पाया, वो जितना देखा उसके हिसाब से वो एनालाइज कर रहा है कि हाथी कैसा दिखता है। अब अपना इक्विटी मार्केट भी कहीं पर ऐसा ही है। और ये स्लाइड को अगर आप समझ जाएं तो आपके लिए पूरा इक्विटी मार्केट का गुरु ज्ञान जो है वो प्राप्त हो गया, ऐसा आप समझ सकते हैं, राइट? तो जैसे हाथी को समझने के लिए पूरा हाथी को देखना इंपॉर्टेंट है, खाली उसका सूर या टेल पकड़ने से हाथी समझ में नहीं आता है। सिमिलरली सेंसेक्स या इक्विटी मार्केट को समझने के लिए पूरा स्टोरी समझना इंपॉर्टेंट है, और ये स्लाइड पे वो पूरा स्टोरी ही दिया हुआ है। अगर आप ये बोलना चाहें कि इक्विटी मार्केट क्या गैम्बलिंग है, तो ऑफ कोर्स इट इज गैम्बलिंग। वो किसके लिए गैम्बलिंग है? जो 1 साल का इन्वेस्टर है। क्योंकि अगर 1 साल आप देखेंगे तो मैक्सिमम रिटर्न 1 साल में हिस्टोरिकली 40 साल पे जो आया है वो 3 गुना आया है। मतलब 1 साल पे पैसा देके आप 3 गुना पैसा भी कर सकते हैं। और अगर नेगेटिव हुआ है तो वो 60% नेगेटिव भी हुआ है। तो अगर आप 1 साल के इन्वेस्टर हो तो 3 गुना भी आप अपने पैसे को कर सकते हो और आपके पैसे को आप आधा भी कर सकते हो, राइट? और ऐसे कितने ऑब्जर्वेशन है। मानिए 1 साल का अगर मैं देखना चाहूं तो 40 साल से 1 साल कितना आया? 1 जनवरी से दूसरा 1 जनवरी, 2 जनवरी से दूसरा 2 जनवरी, ऐसे करके एक एक दिन का स्लॉट लिया गया है और ये 16,000 ऑब्जर्वेशन है। तो 16,000 ऑब्जर्वेशन पे जो कंक्लूजन है कि अगर आप 1 साल के लिए निवेश करते हैं तो 26% पॉसिबिलिटी है कि 1 साल बाद आप जब पैसा मांगने आएंगे तो आपको नेगेटिव रिटर्न दिखेगा। तो मेरा सवाल वही है
कि अगर कोई 1 साल का इन्वेस्टर है और उसको आप पूछ लिए कि इक्विटी मार्केट गैम्बलिंग है या नहीं है, तो ऑब्वियसली वो बोलेगा गैम्बलिंग है, मेरा तो पैसा डूब गया, राइट? अब सेकंड है कि ये इसी टाइम फ्रेम को अगर बढ़ा दे, तो ये सारा शायद डिस्कस करना डिफिकल्ट है, तो मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ। अगर ये 7 साल का ऑब्जर्वेशन देखेंगे, मतलब आज इन्वेस्ट किए 7 साल रख दिए, कल इन्वेस्ट किए 7 साल रख दिए, परसों इन्वेस्ट किए 7 साल रख दिए, ऐसे अगर 7 साल आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली घट जाएगा, क्योंकि 1 साल से आप 7 साल हो जा रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन आ गया 14,000, और यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न का पॉसिबिलिटी आ गया, देखिए 95%, और नेगेटिव जाने का पॉसिबिलिटी फिर भी है 7%। और 10 साल में अगर आप देखेंगे तो 12,000 ऑब्जर्वेशन पे 99% से चांस है लास्ट 40 साल पे कि आपको पॉजिटिव रिटर्न दिखेगा, नेगेटिव रिटर्न ओनली 1%, फिर भी 1% है। और 12,000 में से 1% मतलब 112 इंस्टेंसेस आर देयर, जहां पर 10 साल बाद भी अगर आप सेंसेक्स में लगाते हैं तो आपको नेगेटिव रिटर्न दिख सकता है, अगर आप एक बार पैसा लगा रहे हैं, यहां पर वही अपने समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये 12 साल एंड ऑनवर्ड्स चालू हो गया, तो यहाँ पर नेगेटिव ऑब्जर्वेशन 0 आ गया, और मैक्सिमम रिटर्न और मिनिमम रिटर्न का भी जो गैप है वो घट गया, मतलब वोलेटिलिटी घट गया। तो ये स्लाइड से अपने को समझ में क्या आ रहा है कि इक्विटी मार्केट जो जैसा देखना चाहे वो उसके लिए ऐसा है। अगर आप इक्विटी मार्केट को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी के हिसाब से देखना चाहें, तो आप यहाँ पर ये देखिएगा कि 30 साल में यहाँ पर इन्वेस्ट किया, क्या मेरा अल्टीमेटली रिटर्न आया। और अगर आप 1 साल के लिए भी देखना चाहें तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? तो कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन इक्विटी मार्केट में अगर आपको वेल्थ कंटिन्यूअसली बनाना है तो यू नीड टू स्टे इन द इक्विटी मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म। ये है मीथ नंबर 1। अब मीथ नंबर 2 ऐसा है कि ये भी अपने को बचपन से सिखाया गया है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, राइट? और शायद मैं गलत नहीं हूं कि हर किसी को घर पे एक बार ना एक बार तो ये सुनना पड़ा है, राइट, फ्रॉम देयर गार्जियन। तो क्या ये मीथ है या ये सही है? अगेन, शायद वो देखने के नजरिए के ऊपर है। तो मेरे लिए ये मीथ है, क्योंकि मेरे हिसाब से पैसे पेड़ पे उगते हैं। अब पैसे अगर पेड़ पे उगते हैं, उसके लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर आंगन में एक पैसे का पेड़ चाहिए, राइट, और वो पैसे के पेड़ से पहले समझने के लिए अगर आपको अपने आंगन पे एक अमरूद का पेड़ चाहिए जहां से आप अमरूद तोड़ के खाएंगे, या आम का पेड़ चाहिए जहां से आप आम तोड़ के खाएंगे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वो आम के बीज को या अमरूद के बीज को आप डालेंगे वहां पर, राइट? डाल के उसको नर्चर करेंगे, राइट? उसको क्लाइमेट से या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है उससे आप बचाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होगा, वो 10 साल 15 साल टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद उस पे अमरूद या आम फलेंगे। तो अगर पैसे पेड़ पे नहीं उगते वो भी सही है, और अगर पैसे पेड़ पे उगते हैं वो भी सही है। लेकिन अगर पैसे का पेड़ अपने आंगन पे चाहिए, उसके लिए पैसे का जो बीज है उसको बोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको 20 साल कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना और उसको प्रोटेक्टेड रखना भी इंपॉर्टेंट है। तब जाके जैसे अमरूद का पेड़ या आम का पेड़ बड़े होके फल देता है, ऐसे ही अपना पैसे का पेड़ भी अपने को फल देना चालू करेगा। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ पैसे का पेड़ आंगन में हो सकता है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। इसको पैसे का पेड़ नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे, राइट? अगर आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, रहकर 25 साल पहले एक 1 लाख का इन्वेस्टमेंट जो बीज है मेरे हिसाब से, उसको आपने बो दिया था, तो आज वो 1 लाख का 55 लाख हो गया है। वो एक बहुत बड़ा पेड़ तैयार हो चुका है, और वो यही है पैसे का पेड़। और वो 1 लाख की जगह पे आपने अगर 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया था, तो आज वो 5.5 करोड़ है। अगर आप बोले कि आज से 25 साल पहले 1 लाख मेरे पास कहाँ था कौशिक, तो 10,000 का एसआईपी आप कर सकते थे। 10,000 का एसआईपी अगर आप करते, तो आज के दिन में वही बीज बड़ा होके 4.5 करोड़ का एक बड़ा सा आंगन में एक पैसे का पेड़ बन जाता, 4.5 करोड़ का, एट द रेट ऑफ मोटा मोटी 18% सीएजीआर। अभी सवाल ऐसा है कि मैं क्या वापस 25 साल पहले जा सकता हूं और वो बीज बो सकता हूं? बट अनफॉर्चुनेटली अपने पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं टाइम मशीन से वापस नहीं जा सकता हूं। लेकिन व्हाट वी कैन डू, हम लोग आज वो बीज बो सकते हैं, ताकि 25 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद अपने आंगन पे वो पैसे का पेड़ आ जाए। अब अगर ये दोनों चीज अपने समझ लिए हैं, तो तीसरा चीज है जो अपने को फिर से समझाया जाता है कि वो दो तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्ट उतना ही करो जितना आप लॉस सह सकते हो।
शायद ये भी आपको कोई ना कोई समझाया होगा और शायद वो गलत नहीं है। लेकिन ये भी मीथ क्यों है? क्योंकि अगर मैं पूरे ज़िंदगी भर मैं अगर एक सर्टेन अमाउंट और एक लिमिटेड अमाउंट ही कंटिन्यूअसली इक्विटी मार्केट पे इन्वेस्ट करते जाऊं, तो वो पैसे का पेड़ कभी भी नहीं हो पाएगा, वो कंटिन्यूअसली एक चारा बन के ही रह जाएगा। तो वो मैं क्यों बताना चाहता हूँ, उसके लिए एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। एंड ये एग्जाम्पल थोड़ा मजाकिया है लेकिन समझने के लिए है कि आप सबके पॉकेट पे एक हैंकरचिप होगा, राइट? और मैं अगर आपको ये बोलूँ कि आपको खुद के लिए एक पैंट सिलना है या खुद के लिए मैडम आपको अपने लिए कोई ड्रेस सिलना है, तो आपका हैंकरचीफ क्या इनफ है उसके लिए? प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस, शायद जीरो, राइट? कि आपको मैं अगर ये हैंकरचीफ दूं और बोलूं कि पैंट सील दो, तो आप सील नहीं पाएंगे। क्यों नहीं सील पाएंगे? क्योंकि उसके लिए 2 मीटर का कपड़ा चाहिए और 2 मीटर का कपड़े के बिना पैंट नहीं सिल सकता है आपका खुद का पैंट। तो हैंकरचीफ से जैसे पैंट नहीं बन सकता है, सिमिलरली 2000 के एसआईपी से रिटायरमेंट का गोल फुलफिल नहीं हो सकता है। इतना भी अच्छा रिटर्न आपको मिल जाए, वो नहीं हो सकता है। अगर आपका रिटायरमेंट का गोल, चाइल्ड एजुकेशन का गोल जो भी है, उसके लिए जितना प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर एक्स्ट्रा रिटर्न यू आर गेटिंग फ्रॉम इक्विटी, 22, 25, 30, 40% रिटर्न भी अगर आपको सीएजीआर पे मिल जाए, फिर भी आपका गोल जितना है वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो आपके लिए पैंट सिलने के लिए कितना ही रह जाएगा। तो वो मैं क्यों बताना चाहता हूँ, उसके लिए एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। एंड ये एग्जाम्पल थोड़ा मजाकिया है लेकिन समझने के लिए है कि आप सबके पॉकेट पे एक हैंकरचिप होगा, राइट? और मैं अगर आपको ये बोलूं कि आपको खुद के लिए एक पैंट सिलना है या खुद के लिए मैडम आपको अपने लिए कोई ड्रेस सिलना है, तो आपका हैंकरचिप क्या इनफ है उसके लिए? प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस, शायद जीरो, राइट? कि आपको मैं अगर ये हैंकरचिप दूं और बोलूं कि पैंट सील दो, तो आप सील नहीं पाएंगे। क्यों नहीं सील पाएंगे? क्योंकि उसके लिए 2 मीटर का कपड़ा चाहिए और 2 मीटर का कपड़े के बिना पैंट नहीं सिल सकता है आपका खुद का पैंट। तो हैंकरचिप से जैसे पैंट नहीं बन सकता है, सिमिलरली 2000 के एसआईपी से रिटायरमेंट का गोल फुलफिल नहीं हो सकता है। इतना भी अच्छा रिटर्न आपको मिल जाए, वो नहीं हो सकता है। अगर आपका रिटायरमेंट का गोल, चाइल्ड एजुकेशन का गोल जो भी है, उसके लिए जितना प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर एक्स्ट्रा रिटर्न यू आर गेटिंग फ्रॉम इक्विटी, 22, 25, 30, 40% रिटर्न भी अगर आपको सीएजीआर पे मिल जाए, फिर भी आपका गोल जितना है वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो आपके लिए पैंट सिलने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, मतलब आपके गोल फुलफिल करने के लिए कितना एसआईपी चाहिए, कितना लमसम चाहिए, बेस्ट आपका आपके जो सलाहकार हैं, आपके एडवाइजर, वही आपको बता सकते हैं। तो आप उनसे डिस्कस कीजिए कि मेरा ये लाइफ का 5 गोल है, वो 5 गोल को फुलफिल करने के लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे पास इतना जमा पूंजी आज है, उसके ऊपर मुझे इतना बनाना है, तो कितना मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। और जितना वो बोले उतना आप करने का ट्राई कीजिए। वहां पर भी प्रॉब्लम है कि हम सब हाउस होल्ड मेंबर्स हैं, हम सबको सारा खर्चा करके ही इक्विटी मार्केट या इन्वेस्टमेंट की तरफ आना पड़ता है। तो वहां पर भी ऐसा नहीं है कि अगर मानो आपका एबिलिटी आज 10,000 है और वो गोल आ रहा है 30,000 का, तो वो गोल कभी फुलफिल नहीं होगा, राइट? ऐसा नहीं है, दुख की बात नहीं है कि मैं तो कभी गोल ही फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि शायद 30,000 चाहिए हर महीने के एसआईपी पे, आप 10,000 ही दे पा रहे हैं, राइट? लेकिन कंटिन्यूअसली आप एक रेगुलर हैबिट ऐसा बना सकते हैं कि आज अगर मैं 10,000 दिया, तो अगले साल मैं उसको 11,000 करूंगा, उसके अगले साल मैं उसको 12,000 करूंगा, उसके अगले साल मैं उसको 13,000 करूंगा। मैं कंटिन्यूअसली जैसे जैसे अर्निंग बढ़ाते जाऊंगा, मेरा इन्वेस्टमेंट का जो एसआईपी है वो भी मैं कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाऊंगा। इसको कहते हैं टॉप अप एसआईपी। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मानिए आप 10,000 का एसआईपी 30 साल के लिए करते हैं, तो आपका जो कॉर्पस तैयार होता है, वो कॉर्पस तैयार होता है 3.5 करोड़, राइट? ये 3.5 करोड़ का कॉर्पस, जैसे ही आप ये 10,000 के ऊपर 1,000 का एसआईपी टॉप अप करना चालू कर देते हैं अगले साल से, तो ये हो जाता है 6 करोड़, राइट? तो आप इसको घुमा के जिस तरीके से देखना चाहे, या तो आपका जो गोल है उसको आप जल्दी अचीव कर रहे हैं, राइट? क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं,
या तो आज आपका उतना एबिलिटी नहीं है इन्वेस्ट करने का, तो ग्रेजुअली यू आर इंक्रीजिंग योर एबिलिटी। इन बोथ ऑफ द केस सिचुएशन जो आपका डिराइव होगा वो डिराइव ऐसा होगा, सिचुएशन जो ऐसा डिराइव होगा वो ऐसा डिराइव होगा कि आपका जो भी गोल है वो गोल फुलफिल आराम से हो जाएगा। सो दिस इज मिथ नंबर 3। मिथ नंबर 4, कि ये सब तो समझ में आ गया कौशिक, लेकिन थोड़ा देर बात करते हैं, राइट? ऐसा भी अपना एक मॉडल होता है कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या इन्वेस्टमेंट की जल्दी, जीना है जब बरसों। तो ठीक है, इतना साल नहीं किया हो तो एक साल और पीछे करते हैं। तो पीछे मत कीजिए। क्यों पीछे मत कीजिए? ये समझने के लिए एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। दो दोस्त है, दो दोस्त समझने के लिए जस्ट, कि एक ही कंपनी पे एक ही डेजिग्नेशन पे एक ही दिन जॉब लगा उनको। एक जॉब लगते ही 25 साल के एज पे जैसे ही जॉब लगा, एक इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया 10,000 का एसआईपी, और एक इन्वेस्टमेंट चालू नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि यार बाद में ये मेरा दोस्त जितना इन्वेस्ट कर रहा है उसका डबल मैं इन्वेस्ट करके मेकअप कर दूंगा। तो उसने 25 के जगह पे 45 पे ये इन्वेस्टमेंट चालू किया। वो 10,000 की जगह पे 20,000 देना चालू कर दिया, और 35 साल जैसे ये इन्वेस्ट किया, राइट? 35 साल मतलब 60 साल के एज तक वो इन्वेस्ट किया, और 35 साल इन्वेस्ट किया 10,000 का एसआईपी। उसने 42 लाख का इन्वेस्ट किया, तो उसका कॉर्पस हो गया 6.5 करोड़। लेकिन बावजूद इसके कि मिस्टर लेट 15 साल पे मोटा मोटी एक ही अमाउंट इन्वेस्ट किए, 42 के जगह पे 36 इन्वेस्ट किए, लेकिन उनका कॉर्पस क्रिएट हुआ सिर्फ 1 करोड़। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट है। जो इनको ये 15 साल एक्सेस मिला या 20 साल एक्सेस मिला, उसी का उनका ये इफेक्ट आया कि 1 करोड़ पे के जगह पे ये 6 करोड़ हो गया। इसको समझने के लिए और 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आपको 1 करोड़ बनाना है, तो और अगर आपका टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे, तो 1 करोड़ अगर आपको 10 साल पे बनाना है, तो उसके लिए आपको 43,000 का एसआईपी करना है, 13% के हिसाब से, 12.5% के हिसाब से। लेकिन 1 करोड़ के लिए अगर आपके पास 25 साल है, तो आपका सिर्फ 5,300 रुपये से ही ये काम बन सकता है, राइट? दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, दिस पर्सन इज मिस्टर वॉरेन बफेट, जिनको भगवान माना जाता है इन्वेस्टमेंट के दुनिया पे। ये अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी चालू किए थे एट द एज ऑफ 6, लेकिन 6 साल से 50 साल, मोटा मोटी 44 ईयर्स जब ये इन्वेस्ट किए, तो उनका जो तैयार हुआ वो 100 मिलियन ही तैयार हुआ। जो भी है, जो 100 मिलियन भी कम नहीं है, लेकिन समझने के लिए पहला 46 में उनका 100 मिलियन तैयार हुआ। लेकिन उनका अगला जो 37 ईयर्स है, उन पे देखिए 100 मिलियन का हो गया 90 बिलियन, राइट? दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अगर देखना चाहें तो उनका उनका भी अगर टोटल मैक्सिमम वेल्थ बना है, तो वो 50 के बाद ही बना है। तो कोई भी चीज को बड़ा बनने के लिए टाइम चाहिए, और वो टाइम अपने को देना है। टाइम अगर कम है तो कोई उपाय नहीं है। अगर रिटायरमेंट का एज 5 साल बाद ही है, तो वो तो 5 साल बाद ही है, तो आप तो बीचे नहीं जा सकते हैं। लेकिन जिनके पास टाइम अवेलेबल है, उनके लिए ये एक दिन का भी जो देर है वो बहुत खटकेगा। उसको समझाने के लिए एक और एक एग्जांपल है, डिले कॉस्ट इसको कहते हैं। कि अगर आप 10,000 का एक एसआईपी चालू करते हैं और वो 20 साल चलाते हैं, तो आप 24 लाख देते हैं, और जिसका वैल्यू हो जाता है 1 करोड़। लेकिन उसी को अगर आप 19 ईयर्स चलाते हैं, तो आप यहाँ पर 1,20,000 ही कम दे रहे हैं, क्योंकि आप एक साल कम दे रहे हैं। 12 महीने का 10,000 करके 1,20,000। लेकिन इफेक्टिव रेट ऑफ इन द वैल्यू इज ह्यूज, 12 लाख रुपया। समझने के लिए दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, राइट? तो कहावत है, जब जागो तब सवेरा। तो मेरा वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप आज तक कभी इक्विटी मार्केट पे इन्वेस्ट नहीं किए हैं, या जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है उतना नहीं किए हैं, जस्ट टेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट किए हैं, तो आज ही एडवाइजर को बुलाइए, उनके साथ बैठिए, और जो भी आपका फ्यूचर गोल के लिए जितना भी एसआईपी आपको करना है कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा, आज ही चालू कीजिए। या तो नहीं कर सकते हैं तो टॉप अप मोड पे जाके आज जितना कर सकते हैं उतना चालू कर दीजिए, उसके बाद से वो टॉप अप चालू हो जाएगा। दिस इज मीथ नंबर 5। अब अगर ये पहला 4 मीथ अपने को ब्रेक करने आ गया, तो ये मीथ भी एक अपने को ब्रेक करना है कि मार्केट अभी बहुत ऊपर है, थोड़ा नीचे आ जाए, राइट? अब मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं लास्ट 18 साल में
ऐसे बहुत केसेस देखे हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर मिला हूं मैं जो कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाए हैं, क्योंकि उनके लिए फेवरेबल कंडीशन कभी आया ही नहीं। जस्ट समझने के लिए, कोविड के समय में, राइट, जब मार्च महीने के टाइम पे 2020 मार्च, जब मार्केट सबसे नीचे आ गया था, वहां से किसी इन्वेस्टर को अगर लग रहा था कि मार्केट और थोड़ा नीचे आ जाए तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो आज भी शायद वो इन्वेस्ट कभी कर नहीं पाए हैं। राइट, दिस इज फैक्ट ऑफ द स्टोरी, क्योंकि मार्केट उसके बाद से कभी नीचे आया ही नहीं। अब कौन सा लेवल सबसे ऊपर है ये किसी को नहीं पता। हम में से किसी को नहीं पता कि यही सबसे ऊपर है, यहीं से मार्केट नीचे आने वाला है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डबल हो जाए और डबल होने के बाद 20% करेक्शन हो जाए। तो अगर डबल होके 20% करेक्शन हो जाए और मैं वेट कर रहा हूँ कि आज ही करेक्शन आ जाए उसके बाद मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो ये जो डबल होके 20% गिरेगा, तो बाकी 80% का जो है वो मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस है। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। और यही चीज को अगर समझाना है, तो मेरे से अच्छा पीटर लिंच साहब समझा सकते हैं आपको। ही इज रिनाउंड फंड इन्वेस्टर, और उनको माना जाता है कि वर्ल्ड में जितने भी फंड मैनेजर है उनमें से सबसे उम्दा या सबसे ऊपर जिनका नाम आता है उसमें से पीटर लिंच है। साहब क्या बोले हैं कि far more money has been lost by investor preparing for correction or trying to anticipate correction rather than being lost in correction themselves। करेक्शन पे जितना पैसा इन्वेस्टर लॉस किया, उससे काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्टर लॉस किए इन एंटिसिपेशन ऑफ करेक्शन, कि एक करेक्शन आएगा। तो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस। और ये अपॉर्चुनिटी लॉस को कहते हैं बिहेवियरियल गैप। राइट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होता है, इन्वेस्टर को वो रिटर्न कभी भी शायद नहीं मिलता है, क्योंकि इन्वेस्टर फिर उसमें अपना स्मार्टनेस डालते हैं कि अभी मार्केट ऊपर लग रहा है थोड़ा पैसा निकाल लूं, अभी मार्केट नीचे लग रहा है थोड़ा और ज्यादा दे दूं। तो अपने को स्मार्टनेस पे एकदम नहीं जाना है। इक्विटी मार्केट जैसे जैसे चल रहा है अपने को इन्वेस्टेड रहना है। और ये बिहेवियरल गैप आप तब मेकअप कर सकते हैं जब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न और इन्वेस्टर का रिटर्न सेम हो जाएगा, और वो तब होगा जब इक्विटी मार्केट के साथ आप 20 साल 30 साल 40 साल 15 साल कंटिन्यूअसली बने हुए रहेंगे, rather than अप्लाइंग ओन माइंड कि अभी ये लग रहा है ये करना चाहिए। और यही चीज को सब्सटेंशिएट करने के लिए ये एक एग्जांपल है कि अगर कुछ नहीं करते तो आज 100 रुपये का सेंसेक्स 84,000 है, और वो हुआ है सिर्फ 15% CAGR पे। 15% आज के दिन में शायद हम लोगों को बहुत ही कम लग रहा है, लेकिन 15% CAGR भी अगर 45 साल से कोई अर्न करे तो उसका जो पैसा है वो 840 गुना होता है। 100 रुपये का हो जाता है 84,000। अब अगर हम लोग अपने माइंड को भी अप्लाई करें और खुद ऐसा समझे कि मैं अगर अपने माइंड को अप्लाई करके थोड़ा एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर सकता हूं, तो दिस इज द बेस्ट स्लाइड आई कैन शो यू। कि अगर 3 सिचुएशन अपने पकड़े, राइट, तो हाईएस्ट सेंसेक्स लेवल पे जो इन्वेस्ट किया, राइट, ये एकदम बुर्बक इन्वेस्टर है, हर साल के हाईएस्ट लेवल पे आके इन्वेस्ट कर देता है टाइमिंग करने के चक्कर में, तो उनको भी जो मिला वो 14% मिला। राइट, और ये स्मार्ट इन्वेस्टर है कि जो एकदम सटीक 45-40 साल से कंटिन्यूअसली सटीक दिन हिसाब करके, जिस दिन उस साल का सबसे लो रहता है सेंसेक्स उसी दिन में इन्वेस्ट करते हैं, उनको 16% का रिटर्न जनरेट हुआ है। और जो कुछ नहीं किए हैं, महीने के 10 तारीख को एक SIP कर दिए, उनको 15% का रिटर्न मिला है। तो आप मुझे बताइए कि इतना सही आप कैसे हो सकते हैं कि 40 साल से हर एक दिन आप सही कैलकुलेट करेंगे और उसी दिन आप इन्वेस्ट करेंगे। तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज 100% इम्पॉसिबल। और अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो 15%। तो अल्टीमेटली इतना कुछ करके भी, इतना स्मार्ट होके भी जो अल्फा आप जनरेट कर रहे हैं, विच इज इम्पॉसिबल एक्चुअली, दैट इज ओनली 1%। अब सवाल ये है कि ये 1% अल्फा जनरेट करने के लिए मैं कितना टाइम दूंगा, कितना रिसर्च करूंगा, और वो वायबल है या नहीं है, वही मेरा सवाल है। तो अगर हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, खाली जो फ्लो है उसके साथ बहना चालू कर देते हैं, फिर भी अपना 15% कहीं नहीं जाने वाला है, अपने को ये मिलने वाला है। राइट, सो अगर ये मीथ भी अपने ब्रेक किए, तो और एक जो मीथ है, मार्केट इज अनसर्टेन इट कैन वाइप आउट ऑल माई मनी। ठीक है, ये भी एक मीथ है। ये मीथ क्यों है? क्योंकि मार्केट का करेक्शन अगर आप देखें तो इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि मार्केट अगर यहां से गिरेगा तो ये पहला बार नहीं होगा कि मार्केट गिरेगा। इससे पहले मार्केट 50% 3 बार टूट चुका है, लेकिन फिर भी मार्केट रिकवर किया।
इसी को समझाने के लिए ये बेस्ट स्लाइड है मेरे हिसाब से। तो ये जो दिखा रहा है ना, एंड ये जो बता रहा है ना, दिस इज एवरीथिंग, राइट? एंड दिस इज द टोटल गुरु ज्ञान वी कैन डिराइव आउट ऑफ दिस डिस्कशन। एडवांसेस आर परमानेंट एंड डिक्लाइंस आर टेम्पररी। डिक्लाइन जो भी है वो टेम्पररी है, वो कभी ना कभी मेकअप होगा ही। यही इक्विटी मार्केट का नेचर है, एटलीस्ट इन इंडिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे हर्षद मेहता के स्कैम, 52% मार्केट टूटा, मार्केट रिकवर किया। डॉट कॉम बबल 2000 साल पे 30% मार्केट टूटा, मार्केट रिकवर किया। 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया, ग्लोबल मार्केट रिसेशन पे आया, मार्केट 60% करेक्ट किया, मार्केट रिकवर किया। उसके बाद 2016 पे मार्केट करेक्ट किया, 23% मार्केट रिकवर किया। उसके बाद कोविड आया, मार्केट 40% टूटा, उसके बाद रिकवर किया। अब मार्केट क्या नहीं टूट सकता है 100%? कब टूटेगा मुझे नहीं पता, डबल होके भी टूट सकता है। अगर मार्केट टूटा तो अगेन, तो अपने को एक ही चीज समझना है कि एडवांसेस आर परमानेंट। अगर मार्केट टूटता भी है तो मार्केट ऊपर भी जाएगा, एंड डिक्लाइंस आर टेम्पोररी, तो अपने को उस पर पैनिक नहीं होना है। और यही है कि अगर यही डिस्कशन को और अच्छे तरीके से प्लॉट किया गया है कि अगर मार्केट टूटता भी है तो उसको रिकवर करने में कितना दिन टाइम लगता है। तो हर्षद मेहता का जो स्कैम था उसके लिए जो मार्केट टूटा था, 50% रिकवर करने में मोटा मोटी 1 साल लगा था, राइट? और वो 1 साल के बाद जो गेन हुआ था उसके 1 साल बाद, तो वो 103% का हुआ था। टेक बबल जो हुआ था 2000 साल पे, वो मोटा मोटी 3 साल में रिकवर हो गया था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस मोटा मोटी 2.5 साल पे रिकवर हुआ था। तो हर एक जो चीज है वो, हर एक जो करेक्शन है वो रिकवर अल्टीमेटली हो जाता है। एंड सेंसेक्स हैज करेक्टेड 9 टाइम्स ओवर एंड अबव 20%, बट स्टिल सेंसेक्स हैज डिलीवर्ड 16% का सीएजीआर। यही अपने को याद रखना है और यही अपना वेल्थ क्रिएशन करके देगा। सो ओनली वी नीड टू फोकस ऑन कि मैं कितना अपना अर्निंग बढ़ा सकता हूँ। मैं हो सके तो दूसरा कोई अर्निंग का सोर्स कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मैं कितना अपने एसआईपी को बढ़ा सकता हूँ, अपना इन्वेस्टमेंट के जर्नी को मैं कितना स्मूथ कर सकता हूँ। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर इन आवर कंट्रोल। बाकी जो भी डिस्कशन है, जो भी आपके पास न्यूज आता है, उसके ऊपर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, राइट? मार्केट आपके कंट्रोल पे नहीं है, तो उसको सोच के भी कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज फोकस ऑन दोज थिंग्स ओनली विच यू कैन कंट्रोल। अदरवाइज देयर इज नो लॉजिक टू डिस्कस ऑन दोज विच वी कैनॉट एक्चुअली कंट्रोल। तो एक्चुअली व्हाट इज सर्टेन, लाइफ में एक ही चीज सर्टेन है, अनसर्टेनिटी। वो अपने फिनेंशियल मार्केट, पर्सनल लाइफ, हर जगह पे यही अप्लाई होता है कि अनसर्टेनिटी ही सर्टेन है, बाकी कुछ सर्टेन नहीं है, राइट? एंड लास्ट जो मीथ है अपने लिए, कि अगर इतना कुछ समझ में आ ही गया, तो बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर को ग्रेजुअली जैसे जैसे ये ज्ञान प्राप्त होते रहते हैं, वो भी स्मार्ट बनते रहते हैं, तो उनको लगता है कि अभी मुझे एडवाइजर नहीं चाहिए, अभी तो मैं खुद ही कर सकता हूँ। अल्टीमेटली तो दो स्कीम ही चूज करना है ना, राइट? तो ऐसा नहीं है। अगर सीरियसली आप सोचना चाहें तो आज अगर सबसे अच्छा कोई योद्धा थे महाभारत में, तो डिबेटेबल है, लेकिन शायद वो अर्जुन थे, राइट? लेकिन अर्जुन अगर सबसे अच्छा योद्धा थे तो उनको भी एक कोच चाहिए था, उनका सारथी थे श्री कृष्ण। उनको वो सारथी इसीलिए चाहिए था कि वो युद्ध जीतने के लिए उनको एक गाइड चाहिए था, एक प्रॉपर एडवाइजर चाहिए था जो उनको सही रास्ता दिखाए। सिमिलरली आज के दिन में आपके जो एडवाइजर है, जो आपको यहाँ पर इनवाइट किए हैं, वो आपके हैं कोच, वो आपके हैं गाइड। और ये जो फिनेंशियल जर्नी है वो भी एक युद्ध से कम नहीं है। वो युद्ध को भी आपको अगर 20-30 साल जीतना है और वेल्थ क्रिएशन के रास्ते पे चलना है और वेल्थ क्रिएशन प्रॉपर करना है, तो उसमें आपको एक साथी की जरूरत पड़ेगी, एक सारथी की जरूरत पड़ेगी, एक हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। एंड योर एडवाइजर एंड पार्टनर इज दैट ओनली। निक मूरे साहब हैं, बहुत ही रिनाउंड स्पीकर हैं। उन्होंने एक बात कही थी, मार्केटिंग गुरु माना जाता है इनको, कि एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम इट वोंट मैटर व्हाट योर फंड्स डिड। आपका फंड क्या करता है वो मैटर नहीं करता है। इट विल मैटर व्हाट यू डिड, आपने क्या किया, आपने कैसे रिएक्ट किया। एंड व्हाट यू डिड विल बी अ प्योर फंक्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एडवाइस यू गॉट। आप कितना अच्छा एडवाइस आपको मिला, उसके ऊपर आपका रिएक्शन डिपेंड करेगा। आपका रिएक्शन गलत हुआ, इसका मतलब है एडवाइस गलत है। आपका रिएक्शन सही है, मतलब आपका एडवाइस सही है।
from one caring competent advisor and not from any number of magazine. आप जितना भी YouTube वीडियो देखिए, आप जितना भी मैगजीन पढ़िए, उसको पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, देखना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में एक एडवाइजर रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके 20-30 साल की ये जर्नी पे आपका हाथ पकड़ के रखेगा और आपको अल्टीमेटली आपके गोल तक ले जाने पे हेल्प करेगा, राइट? सो सो दिस इज द मीथ आई हैव ब्रोकन इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत सारा चीज डिस्कशन किए, अपने एकदम लास्ट स्टेज पे आ गए हैं। अब ये मीथ ब्रेक करने के बाद एक कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करके 5 मिनट डिस्कस करके मैं अपना ये सेशन खत्म करूंगा। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज SWP कॉन्सेप्ट, जिसको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहा जाता है। अभी तक अपने बात की है SIP की, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। उसमें क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल के फंड पे जाता है, और SWP ऐसा होता है कि फंड से पैसा निकल के आपके बैंक अकाउंट पे जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे अपने एजेड इन्वेस्टर हैं जो रिटायरमेंट का किटी लेके बैठे हुए हैं, या बहुत सारे मेरे जैसे इन्वेस्टर भी हैं जिनका थोड़ा बहुत अगर पैसा जमा हुआ है, वो पैसे को अगर वो डिप्लॉय करके अपना कोई हाउस होल्ड अर्निंग को वो मीटअप करना चाहते हैं। तो फॉर दैट रीजन अपने को ऐसा एक मॉडल अगर मिले कि जहां पर मैं इन्वेस्ट करके वहां से पैसा मिलने के बाद उससे अपना कोई खर्चा मीट कर सकता हूं, तो इससे अच्छा कोई कुछ हो ही नहीं सकता है। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज SWP। तो इसको फिनेंशियल फ्रीडम कहा जाता है। फिनेंशियल फ्रीडम इज नथिंग बट कि आपका एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स इसके थ्रू बन जाए, और वो एक्स्ट्रा इनकम का जो सोर्स बन जाएगा वही आपके फिनेंशियल कंस्ट्रेंट को मीटअप करेगा, राइट, एड्रेस करेगा, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा और आपको विदाउट वरी बनाएगा। सो हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल थ्रू दिस कॉन्सेप्ट, जहां पर हम लोग क्या करते हैं कि आपसे पैसा लेते हैं और एक कालीन पैसा लेते हैं, लमसम पैसा लेते हैं, और उसको हम लोग हाइब्रिड फंड पे देते हैं। हाइब्रिड फंड इज द मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी, और डेट एंड इक्विटी के मिक्सचर होने के कारण से ऑब्वियसली डायरेक्ट इक्विटी पे जितना वोलाटाइल या वोलेटिलिटी देखना पड़ता है, मार्केट अगर गिरे मार्केट चढ़े, तो यहाँ पर उससे थोड़ा सा स्टेबल अपने को ये दिखता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, 65% टू 80% इक्विटी में पैसा जाता है, बाकी पैसा जाता है डेट फंड में। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा बहुत कम वोलाटाइल होता है और स्टेबल होता है। तो इससे क्या होता है कि आप जैसे ही कोई हाइब्रिड फंड पे पैसा दिए, वहां से यू कैन प्रोक्योर मनी एंड यू कैन एक्चुअली इंस्ट्रक्ट कि मुझे ये तारीख को अपने बैंक अकाउंट पे पैसा चाहिए। तो समझाने के लिए कि शायद आप 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किए हैं और उसमें से एट द रेट ऑफ 6% 25,000 आप हर महीना विदड्रॉ कर रहे हैं, राइट? तो टोटल विदड्रॉल आज से 20 साल के बाद आप 60 लाख कर लेंगे फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख। उसके बाद भी जब आप 20 साल बाद पैसा मांगने आएंगे, तो नॉर्मल केसेस में जो भी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है वो 50 लाख का 50 लाख ही आपको वापस करेगा। लेकिन एज इट इज इन्वेस्टेड इन हाइब्रिड फंड, जहां से इन्फ्लेशन से ऊपर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको मिला है हिस्टोरिकली, वहां पर हम आपको 50 लाख नहीं देंगे, राइट? हम आपको जो देंगे वो 2,16,000 देंगे, राइट? ये आप एग्जैक्टली 2 करोड़ 16 लाख देंगे। ये 2 करोड़ 16 लाख को आप एग्जैक्ट कोट मत कीजिएगा, ये मैं एट द रेट ऑफ 11.2% CAGR के कैलकुलेशन पे निकाला हूं, राइट? बिकॉज यही मैं दिखा सकता हूं एज पर एम्फी बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो मैं यही दिखा रहा हूं, इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप देखना चाहें तो ये 50 लाख से हमेशा ज्यादा मिला है, अगर होराइजन 20 साल का है, 10 साल का है तो इन दिस केस, इन दिस सिचुएशन, इन दिस एग्जांपल व्हिच आई एम शोइंग यू, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट का विड्रॉल करने के बाद भी आपका जो रिटर्न है 50 लाख का हो गया 2 करोड़ 16 लाख। तो टोटल जो आपका वेल्थ क्रिएशन हुआ वो 2 करोड़ 76 लाख, राइट? अब इससे आप क्या आपका हर महीने का क्या क्या गोल आप मीट कर सकते हैं? सपोज आप एक रिटायर्ड पर्सन है, आपका हाउस होल्ड इनकम है, तो आप एक कालीन पैसा हाइब्रिड फंड में दे दीजिए और वहां से हर महीने का पैसा विड्रॉ करके उससे आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर्ली लीड कीजिए। मैं खुद SWP का इन्वेस्टर हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का जो स्कूल का फी है वो मैं SWP के रूट से देता हूँ। तो जब मेरे अकाउंट से पैसा निकलता है, जो ऑटो डेबिट दिया हुआ है, उसके 4 दिन या 5 दिन पहले मेरा इंस्ट्रक्शन है, SWP से पैसा मेरे बैंक अकाउंट पे आ जाता है। तो मुझे ये
सोचना नहीं पड़ता है। तो ऑब्वियसली मुझे उसके लिए एककालीन पैसा उस पे डिप्लॉय करना पड़ा है। तो व्हाटएवर मे बी योर गोल, आई डोंट नो व्हाट वुड बी योर गोल, लेकिन वो गोल के लिए आप ये अलग एक प्लानिंग कर सकते हैं इन लिeu ऑफ एसडब्ल्यूपी। तो जस्ट समझाने के लिए, मंथली विड्रॉल अगर आपका 10,000 चाहिए, राइट, तो उसके लिए आपको 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है। अगर मंथली विड्रॉल आपका 1 लाख होना चाहिए, तो उसके लिए आपको 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। वो करने के बाद भी आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल पे एक्सपेक्टेड जो रिटर्न मिलेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है? सो हम लोग अभी बहुत सारा चीज डिस्कशन किए। पहले इक्विटी मार्केट मैंडेटरी है या ऑप्शनल है वो समझने का ट्राई किए। बहुत ही एक फनी एग्जांपल था, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एग्जांपल। उसके बाद हम लोग 7 मीट को एक एक बार ब्रेक किए, जिससे एक्चुअली हम लोग और बेटर इन्वेस्टर बन पाए। और उसके बाद हम लोग एसडब्ल्यूपी का एक कॉन्सेप्ट है उसको भी थोड़ा बहुत समझने का ट्राई किए। सो विद दैट नोट, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप ये लास्ट 40-45 मिनट से मुझे सुने, and I am concluding my session.